चलिए आज से हम लोग सीटेट क्लास के अंदर में ईवीएस का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक, चलिए चैप्टर का नाम है आपका पौधे का अंग। अगर हम लोग बात करें, अगर जीवित जीवों की बात करेंगे, किसका बात करेंगे? जीवित जीवों का। तो जीवित जीवों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ पाए जाते हैं, एक जंतु पाया जाता है और दूसरे पाए जाते हैं पादप। जीवित जीवों में अगर आप देखेंगे तो एक जंतु हैं और दूसरे आपके पादप हैं। जंतुओं की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? पादप का करेंगे। अगर हम लोग पादप के ऊपर में देखें तो पूरी संरचना के अंदर में देखेंगे तो इनमें जड़ पाया जाएगा, जड़ के साथ में तना पाए जाएंगे, तना के अलावा पत्तियां होंगी, पत्तियों के अलावा फल होंगे और फल के अलावा फूल भी होंगे। चूँकि अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पादप के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है फूल है। चूँकि फूल से ही हमारा आगे जाकर फल बनेगा और उस फल के अंदर में ही आपको पता ही है कि बीजांड होंगे, यानी उनका बीज होगा और बीजों से फिर ये प्रक्रिया अनवरत चलते रहती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें जड़ों का तो ये प्रायः धरती के नीचे पाए जाने वाला अंग है और यह दो प्रकार का होता है। अगर थोड़ा सा हम इसे और डीप में थोड़ा सा देखें तो आप देखेंगे कि मानकर चलिए, अगर हम किसी एक पौधे का अगर हम फोटो इस तरह से देखते हैं तो इसमें दो भाग होते हैं। अगर इनका जब जनन होता है इसमें दो भाग होते हैं, एक नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ। अगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इनको हम जो है मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मूलांकुर। क्या बोलेंगे? मूलांकुर बोलते हैं। और जो ऊपर की तरफ विकास होता है उसको हम प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। मूलांकुर से जड़ निकलता है, मूलांकुर से क्या निकलेगा? जड़ की प्राप्ति होगी, जबकि प्रांकुर से हमारा तना की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? तने की प्राप्ति होती है। अब जड़ की बात करें तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जड़ जो है बीज के मूलांकुर से प्राप्त होता है। अच्छा, ये जो है प्रकाश के अपोजिट यानी भूमिगत, ये कहाँ पाया जाएगा जी? भूमि की तरफ पाया जाएगा, भूमिगत पाया जाएगा। जबकि तना अगर जो होता है वो प्रकाशानुवर्तन होता है। क्या होता है जी? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश के दिशा में गति करेगा या प्रकाश की दिशा में जाएगा। ठीक, चलिए अगर जड़ में देखें तो जड़ जो है दो प्रकार के हैं, आपको पता होगा। एक है मुसला जड़, दूसरा है आपका झकड़ा जड़। अगर झकड़ा जड़ को देखें तो एक और नाम से भी इसे जाना जाता है। झकड़ा जड़ को हम अपस्थनिक जड़ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? अपस्थनिक जड़ के नाम से भी जानते हैं। मुसला जड़ जो है यह मुख्य जड़ होता है तथा इसी से सहायक जड़ें निकलती हैं। अगर कोई भी अगर आप पौधा देखे होंगे तो उस पौधा के अंदर में मान के चलिए ये तना है, तो तने से कुछ इस तरह से आपका एक जड़ नीचे भूमि की तरफ जाता है, जिसको हम लोग मुसला जड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? मुसला जड़ के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो मुसला जड़ है, मुसला जड़ अगर काट दिया जाए, क्या किया जाए? काट दिया जाए। मुसला जड़ को अगर आप काट देंगे तो पौधे का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता है। जबकि जो झकड़ा जड़ है यह मुख्य जड़ नहीं होता है। किस किस में पाया जाएगा? धान में पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाएगा, घास में पाया जाएगा। अगर हम इन्हें काट भी दें या ईख में भी अगर आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए ईख है तो इसमें आप देखे होंगे इस तरह की रेसा रेसा टाइप का बना हुआ होता है। तो अगर इनको काट भी दिया जाएगा तो पौधे पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कुछ जड़ें जो हैं खाई भी जाती हैं। अगर देखा जाए तो कुछ जड़ें क्या की जाती हैं जी? खाई जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जड़। जिनको क्या बोलते हैं जी? भूमिगत जड़। क्या बोलते हैं? भूमिगत जड़। क्या बोलते हैं जी? भूमिगत जड़। अच्छा, भूमिगत जड़ के अंदर में देखें तो कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ जो है भूमिगत जड़ है या नहीं है? अगर कोई भी शेप देखेंगे, अगर इस तरह का शेप है यानी भी शेप है अगर, तो जो है जड़ है। भी शेप को छोड़ दिया जाए तो जड़ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, अगर गाजर है तो गाजर इसी शेप का होता है, इसका मतलब है कि ये जो है जड़ है। मूली भी इसी शेप का होता है, इसका मतलब जड़ है। जबकि इसके अलावे छोड़ दिया जाए, जैसे आपका आलू, जैसे आपका अदरक देख लीजिए, ये आपके जड़ नहीं है बल्कि तना है। अगर इसको देखेंगे तो भूमिगत
जो जड़ हैं, तने हैं, उनके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कंद होता है, प्रकंद होता है। खैर यहाँ पे उतना चीज़ें पढ़नी है नहीं, ठीक। चलो आगे देखते हैं। जड़ों का काम क्या है? यह पौधे को स्थिरता प्रदान करेगा। स्थिरता का मतलब है कि मानकर चलिए अगर जड़ नहीं रहेगा तो पौधे जो है सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे। अगर जड़ नहीं रहेगा तो पौधे जो है सीधा खड़ा नहीं रह पाएंगे, अस्थायित्व देते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं, पौधे को एक शेप और साइज आकार में देने का भी कार्य करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तना के बारे में। किसके बारे में बात करना है? तना के बारे में। तो तना क्या है? जमीन के ऊपर का मोटा वाला भाग होता है, इससे बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मानकर चलिए कि कोई भी अगर एक पौधा है तो ये तना वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है जी? तना वाला भाग होता है। जबकि नीचे वाला ये जो भाग है ये आपका जड़ वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है जी? जड़ वाला भाग है। अगर तना में देखा जाए तो तना जो है सामान्यतः पृथ्वी या हम कहें कि भूमि या कहें कि मिट्टी के ऊपर होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि तना जो है वायवीय होता है। वायवीय का मतलब होता है कि ऊपरी भाग में, हवा वाले भाग में। किस भाग में है जी? हवा वाले भाग में है, वायवीय भाग है। अच्छा, अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कुछ तने जो है भूमिगत होते हैं। कैसे होते हैं? भूमिगत होते हैं। अगर भूमिगत तना को देखा जाए, कौन से तना? भूमिगत तना। अच्छा, ये भूमिगत तना क्या है? ये जो है रूपांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित का अर्थ है, जैसे अगर आपने आलू को देखा, ये हवा में तो नहीं होते, मिट्टी के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये रूपांतरित है। उसी तरह से आपका हल्दी है, वो भी क्या है जी? रूपांतरित है। ये जो है तना के ही प्रकार हैं। उसी तरह से आपका देखा जाए हल्दी के अलावा आप देखें तो अदरक भी जो है भूमिगत के प्रकार हैं। अगर आप देखें, अब इसमें से भी कभी कभी पूछ लेता है कि कंद हैं कि प्रकंद हैं, क्या हैं, तो आपको जानने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें तो देखिए, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से देखिए तना के प्रकार देखिए, तना के 3 प्रकार हैं। मुख्यतः तना के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका पहला प्रकार है कंद। पहला प्रकार क्या है जी? कंद। दूसरा प्रकार है आपका प्रकंद। और तीसरा प्रकार है आपका सल्ककंद। भूमिगत तना के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। एक कंद है, दूसरा प्रकंद है, और तीसरा आपका सल्कंद है। कंद कैसे याद रखेंगे? डिफिनेशन के अनुसार देखेंगे तो जिसमें कलियां होंगी, जबकि आसान भाषा में याद रखिए, जिसमें आँख पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? आँख पाया जाता है। जैसे आप देखिए आलू देखिए, आलू के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो आँखें पाई जाती हैं। तो आलू जो है किसका उदाहरण है? कंद का उदाहरण है। दूसरा है आपका प्रकंद का मतलब क्या है? जिसमें नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। आसान भाषा में आप सीखिए, नोड और इंटरनोड का क्या मतलब है? नोड और इंटरनोड का मतलब है कि जिसको तोड़ा जा सके। क्या आलू को आप तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे। आलू देना होगा तो क्या आप तोड़कर बाजार से लेते हैं? नहीं लेते हैं। जबकि अगर आप देखें, हल्दी को बीच से तोड़ा जा सकता है। अदरक 5 रुपये का लेना होगा, तोड़कर ले लिया जाएगा। 2 रुपये का लेना होगा, ले लिया जाएगा। तो प्रकंद का उदाहरण है आपका हल्दी। क्या उदाहरण है? हल्दी। और हल्दी के साथ साथ आपका क्या उदाहरण है? अदरक इसका उदाहरण है। इसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है आपका सल्ककंद। अगला कौन सा है? सल्ककंद। सल्ककंद का मतलब है कि बाहर में आवरण पाया जाना चाहिए। क्या पाया जाना चाहिए? बाहर में आवरण पाया जाना चाहिए। या आसान भाषा में आप ये समझिए कि जो पौधा या जो भूमिगत तना बाहर में ओढ़नी ओढ़ कर रहा है, जैसे आपका प्याज है, बाहर से ओढ़नी ओढ़ कर रहता है, उसी तरह से आपका जो लहसुन है बाहर में ओढ़नी ओढ़ कर रहता है। ये किसका उदाहरण होता है? तो ये आपका सल्कंद के उदाहरण होते हैं। तो मुख्यतः भूमिगत तना के 3 प्रकार हैं। पहला है कंद, दूसरा है प्रकंद, और तीसरा कौन सा है? सल्ककंद है। पहला कंद वे हैं जिनमें आंखें पाई जाएंगी। आसान भाषा में याद रखिए, जिसमें आंखें पाई जाती हैं। जैसे आपका उदाहरण आलू हो गया, आपका सूरन हो गया,
अगला प्रकंद कौन से हैं? जिसमें नोड एंड इंटरनोड पाए जाएंगे। आसान भाषा में याद रखिएगा, नोड एंड इंटरनोड अगर नहीं ध्यान रहेगा तो आसान भाषा में याद रखिएगा, जिसको तोड़ा जा सके, जिसको तोड़ तोड़ कर दिया जा सके। जैसे आपका हल्दी है 5 रुपया का मांग लीजिए, अदरक है 2 रुपये का मांग लीजिए, तोड़कर मिल जाएगा। क्या आलू तोड़कर 1 रुपये का देगा? जब भी देगा तो एक देगा या एक से ज़्यादा देगा, जबकि हल्दी और अदरक में ऐसा नहीं है, एक ही के अंदर में 2-2 3-3 लोगों को दिया जा सकता है। अगला है आपका सल्ककंद। सल्ककंद के अंदर में आपका आता है प्याज और लहसुन। अच्छा, सल्ककंद को ऐसे याद रखेंगे कि वैसा भूमिगत तना जो अपने चारों तरफ ओढ़नी ओढ़ कर रहता है। ये बताइए प्याज के ऊपर में आवरण होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से लहसुन के अंदर में आवरण होता है कि नहीं होता है? ये सब जो है आप के तना के प्रकार हैं। ठीक, चलते हैं फिर अपने अगले विषय वस्तु पर। कहाँ गया सर? पीछे चला गया क्या? 1 मिनट, चलिए। तो आगे जैसे ये दिया हुआ है कि आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, जैसी तना जो है धरती ये कहाँ पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। अगर इसी में से अगर आपसे अब कोई पूछ देगा तो आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? जैसे अगर हम पूछे बताओ आलू क्या है, कंद है, प्रकंद है कि सल्कंद है, तो आपका उत्तर होगा कि कंद है। अदरक और हल्दी क्या है जी? प्रकंद है। जबकि प्याज और लहसुन जो है आपका क्या है? तो ये आपका सल्ककंद है। आपका क्या है जी? सल्ककंद है। आप समझ गए होंगे, चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि तना का कार्य क्या है, तना क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, यह वृक्षों को स्थिर खड़ा रखने में सहायक होता है। चूँकि आपको पता है जिस पौधे की तना मजबूत होते हैं तो वो पौधे जल्दी नहीं गिरेंगे, और जिनका तना अगर मजबूत नहीं होगा वो सामान्यतः ढह जाते हैं या गिर जाते हैं। इनका मुख्य काम होता है वृक्षों को क्या करना जी? स्थिर खड़ा रखना। आगे, यह जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं जी? जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज को पत्तियों तक पहुंचाएंगे। और साथ साथ में एक कार्य और होता है इनका। एक कार्य ये है कि ये जो है पेड़ जो पत्तियों के अंदर में भोजन बना हुआ है, उस भोजन को जो पौधे पत्तियों के अंदर में भोजन बनाए हुए हैं उसको वापस से सारे अंगों के पास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबके पास ले जाने का भी काम होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी पौधे के जो तने हैं, तने के अंदर में 2 उत्तक पाए जाते हैं, 2 उत्तक पाए जाते हैं। मानकर चलिए कि ये अगर कोई पौधा है तो इसमें 2 उत्तक पाए जाएंगे। एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है आपका जाइलम, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर दिए हैं। एक का नाम है आपका जाइलम और दूसरे का नाम है आपका फ्लोयम। दूसरे का नाम क्या है जी? फ्लोयम। जो जाइलम है पहला है जाइलम। अब ये जाइलम क्या करता है? जाइलम, अच्छा जाइलम शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जाए दो, जाइलम शब्द से ही क्या समझ रहे हैं जी? जाए दो। जाए दो का मतलब क्या है? नीचे से कोई चीज़ जा रहा होगा तभी तो बोल रहा होगा जाए दो। तो जाइलम जो है नीचे से जो कुछ भी खनिज मिल गया, जल मिल गया, खनिज तत्व मिल गए और खनिज तत्व के साथ साथ जल मिल गया, इसको ले जाने का काम करेगा। चूँकि ये जो है तना से जा रहा है, किससे जा रहा है जी? तना के थ्रू जा रहा है। तो किसके पास जाएगा? तो पत्तियों के पास जाएगा। किसके पास जाएगा जी? पत्तियों के पास जाएगा। अच्छा, जबकि अगला वाला जो आपका फ्लोयम है, कौन सा? फ्लोयम है। फ्लोयम जब पत्तियों के अंदर में ग्लूकोज का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया? ग्लूकोज का निर्माण हो गया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई। चूँकि आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक होता है, उसके साथ साथ CO2 की उपस्थिति आवश्यक होती है, खनिज तत्व की उपस्थिति आवश्यक होती है, और इसके साथ साथ क्लोरोफिल का होना भी आवश्यक होता है। क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। ये आगे फिलहाल में पढ़ेंगे, खैर इतना जानकारी आपको होना चाहिए। अच्छा, तो हमने क्या बताया कि जाइलम जो है खनिज और जल को ले जाने का काम करता है। लेकर जाएगा, किसके पास लेकर जाएगा? पत्तियों के पास। पत्तियों के पास बनेगा भोजन, यानी प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण होने के पश्चात किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब ये ग्लूकोज, जैसे भोजन अगर आपके रसोई घर में बनता है तो क्या वो रसोई घर में रहेगा? नहीं, वो सबको दिया जाएगा, सबको परोसा जाएगा। उसी तरह से पौधे ने
ग्लूकोज का निर्माण किया। कहाँ निर्माण किया? तो पत्ती के अंदर में निर्माण किया। अब इसको जो है ले जाने का काम कौन करता है? तो ले जाने का काम आपका फ्लोएम करता है। कौन करता है जी? फ्लोएम करता है। इसका ले जाने का काम कौन करता है जी? फ्लोएम करता है। आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार देख लीजिए कि जाइलम ऊतक क्या है। यह एक समवहनी ऊतक है और जो जड़ों से अवशोषित जल को और खनिज को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। तो जाइलम ले जाने का काम करेगा। किसको? किसको ले जाने का काम करेगा? खनिज लवण को, और साथ साथ में किसको? जल को। जबकि फ्लोएम क्या करता है? यह एक संवहनी ऊतक है जो पत्ती द्वारा जो कुछ भी बना हुआ भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज है उसको सारे भाग तक पहुंचाने का क्या करेगा जी? कार्य करता है। ठीक। अच्छा, अगर थोड़ा सा इधर देखिए आप पत्ती के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो पत्तियों में आप इस तरह से डॉट डॉट देख रहे होंगे। पत्तियों के अंदर में आप इस तरह से डॉट डॉट देख रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इधर पत्तियों की आंतरिक संरचना में अगर आप देखेंगे तो पत्तियों के अंदर में क्या क्या पाया जाता है? पहला चीज़ है कि क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा जी? क्लोरोफिल पाया जाएगा। और पत्तियों का रंग जो हरा है उसका भी कारण क्या है जी? क्लोरोफिल है। उसका भी कारण क्या है जी? क्लोरोफिल है। अच्छा, अगला अगर देखें तो पत्तियों में डॉट डॉट इस तरह से पाई जाती है। क्या पाई जाती है जी? डॉट डॉट संरचना पाई जाती है जिसको हम अस्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं जी? अस्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये करता क्या है? वाष्पोत्सर्जन करता है। क्या करता है जी? वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि जो ज़्यादा मात्रा में जल है उसको बाहर वायुमंडल में निकालने का कार्य करता है। अच्छा, आगे अगर देखा जाए तो इन पत्तियों के अंदर में मैग्नीशियम धातु भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। चूँकि भोजन का निर्माण पत्ती में ही होता है इसीलिए पौधे का रसोई घर भी हम पत्तियों को ही कहते हैं। किसको बोलते हैं जी? पत्तियों को ही हम भोजन का रसोई घर कहा जाता है। आगे अगर देखेंगे पत्तियां पौधे के लिए क्या तैयार करती हैं जी? भोजन का निर्माण करती हैं। तो अगला पहला पॉइंट क्या है? पत्तियों में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण कैसा रंग होगा? हरा रंग होगा। अगला, पत्तियों के अंदर में क्या पाई जाती हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम अस्टोमेटा कहते हैं। अस्टोमेटा का काम होता है वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि जो कुछ भी जल है उसको वायुमंडल के अंदर में क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं। और साथ साथ में पत्तियों के अंदर में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है।